नमस्ते। चलिए आज समझते हैं आधुनिक भारत की वो जबरदस्त कहानी जो करीब करीब 350 साल तक फैली हुई है। सोचिए, एक कंपनी, फिर एक कॉलोनी और उसके बाद जाकर एक देश। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। तो सवाल ये उठता है कि एक ट्रेडिंग कंपनी, सोचिए सिर्फ एक व्यापार करने वाली कंपनी, आखिर पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर कैसे लेती है। यही वो सवाल है जिसमें आधुनिक भारत के पूरे इतिहास का सार छिपा है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, यकीन मानिए जवाब आपको चौंका देगा। तो ये कहानी भारत से शुरू ही नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है हजारों मील दूर एक शहर के गिरने से। और बस वहीं से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती चली गई जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, हुआ ये कि 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। अब इससे हुआ क्या? इससे यूरोप से भारत तक मसालों के व्यापार का जो पुराना जमीनी रास्ता था वो हो गया बंद। तो जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खोजना ही पड़ता है ना? और बस इसी नए रास्ते की तलाश यूरोप को समंदर के रास्ते सीधा भारत के तटों तक ले आई। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60 गुना 60x। वास्को डी गामा ने भारत से जो मसाले ले जाकर यूरोप में बेचे, उस पर उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। बस यही वो चिंगारी थी। इस जबरदस्त मुनाफे की खबर ने चंद खोजकर्ताओं को यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनियों की बाढ़ में बदल दिया। अब हर कोई इस नए खजाने में से अपना हिस्सा चाहता था। और देखिए, मामला सिर्फ व्यापार का नहीं था। पुर्तगाली आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन उनका इरादा था पूरे व्यापार पर कब्जा करने का। उन्होंने अपनी नेवी की ताकत का इस्तेमाल किया, अरब व्यापारियों को भगाया और समुद्री रास्तों पर अपना कंट्रोल जमा लिया। और जब बाकियों ने, यानी डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने ये देखा कि इसमें कितना पैसा और पावर है, तो वो भी इस दौड़ में कूद पड़े। और बस यहीं से भारत पर कब्जे की होड़ शुरू हो गई। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स मतलब डच और फ्रांसीसियों को तो साइडलाइन कर दिया। और इसके बाद उन्होंने अपना असली खेल शुरू किया। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, अब उन्होंने भारतीय शासकों के साथ अपने रिश्ते बदलने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते एक ट्रेडिंग कंपनी एक हुकूमत करने वाली ताकत में बदलने लगी। अब कंपनी का तरीका देखिए, वो सिर्फ जंग लड़कर ही इलाके नहीं जीत रही थी। उसका एक और हथियार था, सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस। ये एक बहुत ही शातिर राजनीतिक समझौता था। कंपनी भारतीय राजाओं से कहती थी, हम आपको आपके दुश्मनों से बचाएंगे, और बदले में राजाओं को अपनी आज़ादी और संप्रभुता कंपनी के हाथों में देनी पड़ती थी। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे मना करना लगभग नामुमकिन था। और ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल था। देखिए ये काम कैसे करता था। पहला कदम, कंपनी किसी राजा के पास जाकर सुरक्षा ऑफर करती। दूसरा, वो अपनी फौज उस राज्य में तैनात कर देती। तीसरा, फिर उस फौज के रखरखाव के लिए एक भारी भरकम बिल राजा को थमा दिया जाता। और चौथा, जो कि होना ही था, जब राजा वो बिल चुका नहीं पाता तो कंपनी पेमेंट के तौर पर उसके राज्य का एक हिस्सा हड़प लेती। मतलब सुरक्षा के नाम पर सीधा सीधा कब्जा। और बात सिर्फ जमीन हड़पने तक ही सीमित नहीं थी। कंपनी के जो अफसर थे वो तो और भी आगे निकल गए। उन्हें दस्तक नाम का एक टैक्स फ्री ट्रेड परमिट मिला हुआ था, जिसका इस्तेमाल वो अपने पर्सनल बिजनेस के लिए करने लगे। इसका नतीजा, स्थानीय भारतीय व्यापारी तो हो गए दिवालिया और नवाबों के खजाने खाली होने लगे। ये जो खुला भ्रष्टाचार और लूट थी, इसने लोगों के मन में गुस्सा भर दिया। एक ऐसा गुस्सा जो धीरे धीरे पूरे देश में सुलग रहा था। और फिर 1857 में ये सुलगता हुआ गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। दशकों से चल रहा आर्थिक शोषण, राजनीतिक कब्जा और समाज में दखलंदाजी, इन सब ने मिलकर एक ऐसे भयानक विद्रोह को जन्म दिया जिसने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये जो कहा गया है ये बिल्कुल सच है। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के लिए एक जबरदस्त शौक था। इसने कंपनी के राज की सारी पोल खोल कर रख दी और ये भी साबित कर दिया कि एक कंपनी के बस का नहीं है भारत पर राज करना। ये सिर्फ सिपाहियों का गदर नहीं था, ये पूरे देश का गुस्सा था। और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये एक वेकअप कॉल था, एक आखिरी चेतावनी। तो देखिए विद्रोह का नतीजा क्या हुआ। सत्ता का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। 1857 से पहले भारत पर राज कर रही थी एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1857 के बाद शासन सीधा चला गया ब्रिटिश सरकार के हाथ में,
यानी ब्रिटिश क्राउन के पास। विद्रोह ने ये साफ कर दिया था कि अब कंपनी का खेल खत्म हो चुका है। और इस बदलाव को कानूनी रूप दिया गया 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। सारी पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गई। लंदन में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और यहाँ भारत में गवर्नर जनरल को एक नया टाइटल मिला, वाइसरॉय, जो अब सीधे क्राउन को रिपोर्ट करता था। यानी अब पूरा कंट्रोल लंदन के हाथ में था। पर इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक अब सामने आने वाली थी। अंग्रेजों ने भारत पर अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए रेलवे बनाई, टेलीग्राफ लाइनें बिछाईं, एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया, मतलब पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। लेकिन ऐसा करके उन्होंने अनजाने में अपने ही साम्राज्य के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जमीन तैयार कर दी थी। और इसी जमीन पर राष्ट्रवाद का पहला बड़ा विचार पनपा। दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पेश की। ये एक जबरदस्त आइडिया था। उन्होंने आंकड़ों के साथ ये साबित किया कि अंग्रेज किस तरह सिस्टमैटिक तरीके से भारत का पैसा और संसाधन लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे हैं। इस एक विचार ने पढ़े लिखे भारतीयों को एकजुट कर दिया। उन्हें समझ आने लगा कि ये शोषण किसी एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे देश का हो रहा है। और इस ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक जीता जागता सबूत थे होम चार्जेस। मतलब लंदन में जो भारत के लिए ऑफिस बने थे, अंग्रेज अफसरों की जो पेंशन थी, उसका सारा खर्चा भी भारत से ही वसूला जाता था। और ये चार्ट देखिए, ये बोझ वक्त के साथ कैसे बढ़ता गया। 1857 से पहले ये कुल रेवेन्यू का 13% था, जो 1922 तक आते आते 40% हो गया। इस खुली लूट ने राष्ट्रवाद की आग में घी डालने का काम किया। तो एक तरफ था ये आर्थिक शोषण का एहसास और दूसरी तरफ लोग अपने गौरवशाली अतीत को फिर से खोज रहे थे। नए नए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। इन सब चीज़ों ने मिलकर एक नई भारतीय पहचान गढ़ी। अब लोग खुद को मराठी, बंगाली या पंजाबी से पहले एक भारतीय के तौर पर देखने लगे थे, जो एक विदेशी ताकत के खिलाफ एकजुट थे। एक राष्ट्र जाग रहा था। और अब हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं। दशकों की लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। भारत को आज़ादी मिलने वाली थी। लेकिन इस कहानी का अंत उतना सीधा और खुशनुमा नहीं था जितनी उम्मीद की जाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन छेड़े। सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा। और फिर 1942 में अंग्रेजों को आखिरी चेतावनी दी गई, भारत छोड़ो। दूसरा विश्व युद्ध लड़कर ब्रिटेन वैसे ही कमजोर हो चुका था और दशकों के इस लगातार संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान ने आखिरकार दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और फिर वो घड़ी आई, 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस जीत का ऐलान थे, उस नई सुबह का वादा थे जिसके लिए न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। लेकिन उस सुबह का सूरज अपने साथ एक भयानक अंधेरा भी लेकर आया। आज़ादी मिली, लेकिन एक बहुत ही भयानक कीमत पर। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। और इस बंटवारे ने इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए और करीब 10 लाख लोग दंगों में मारे गए। यही 1947 का दुखद विरोधाभास था। एक तरफ सालों की गुलामी से मिली आज़ादी का जश्न था, तो दूसरी तरफ बंटवारे का वो दर्द था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये एक ऐसी विरासत थी, एक ऐसा जख्म था जो आज भी इस पूरे क्षेत्र को रह रहकर दर्द देता है। तो सवाल आज भी वही है, आज़ादी तो मिली, लेकिन आखिर किस कीमत पर? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सीधा साधा या ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। और 350 साल लंबी इस कहानी की आखिरी कड़ी ने एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ी है जिसके असर पर और जिसकी कीमत पर बहस आज भी जारी है।